Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, in the previous class I taught you about the 7 ages of man by William Shakespeare. Yes, but today I am going to start your last poem. Name कौन सा? द स्नेयर, जेम्स स्टीफन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सिलेबस के रेनबो की किताब में कुल 5 पोइम का मतलब कविता है जो कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की। उसमें से मैं 4 कविताएं आपको समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं और इन कविताओं का जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी कंप्यूटर पे प्रिंट हो रहा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा आप सभी को पीडीएफ फाइल के माध्यम से नोट्स भेज दिया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आपके सिलेबस की अंतिम और आखिरी पोयम जिसका नाम है द स्नेयर, इन रिटन बाई composed by James Stephen. Now attention on the blackboard. यस बच्चों, ये आपकी 5वीं पोयम है द स्नेयर। यस बेटा, इस स्नेयर का मतलब होता है जाल। बताओ क्या होता है? जाल। ये आपकी एक पोइम है। पोइम का मतलब होता है कविता है। इन दिस इज अ पोइम। दिस इज अ पोइम का मतलब होता है यह एक कविता है। तो इसको लिखने वाला जो होगा वह कौन होगा? पोइट है। पोइट का मतलब होता कवि। इसके कवि जो हैं उनका नाम है बेटा यहाँ पे जेम्स है, स्टीफेंस है। बताओ यहाँ पे उनका नाम क्या है? जेम्स स्टीफेंस है। आओ ब्लैकबोर्ड पे एक बार ध्यान दो। देखो यहाँ पे लिखा गया है 5वीं कविता द स्नेयर। यस बेटा, इस स्नेयर की हिंदी होती है जाल। जैसे जानते हो यहाँ पे ट्रैप है। ट्रैप का मतलब भी होता है जाल है। और यहाँ पे नेट है। नेट का मतलब भी क्या होता? जाल है। उसी तरीके से द स्नेयर का मतलब भी क्या होता? जाल है। दिस का मतलब होता यह। दिस इज अ पोइम है। पोइम का मतलब होता है कविता। द स्नेयर जो है वह एक कविता का नाम है, इसलिए इसको लिखने वाला जो होगा वह कौन होगा? पोइट है। पोइट का मतलब होता कवि। उसके कवि जो हैं वह कौन है? जेम्स है, स्टीफेंस है। क्या नाम है बेटा? जेम्स स्टीफेंस है। अब ध्यान देना, आपके परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों इस कवि जेम्स स्टीफन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इस कविता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस कवि जेम्स स्टीफेंस के बारे में
थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जो आपके किताब में नीचे लेसन के उस कविता के नीचे दे रखा है। आओ देखो, जैसे यहां पे हो गया अबाउट है, द, अपो, इट है। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों। इस अबाउट का मतलब होता है के बारे में, द पोइट का मतलब होता है कवि, अर्थात कवि जेम्स स्टीफन के बारे में। तैयार हो बच्चों आप लोग? आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो, कवि जेम्स स्टीफन का बार्न का मतलब होता जन्म, यानी कवि जेम्स स्टीफन का जन्म जो है वह 9 फरवरी अर्थात 9 फरवरी 1880 में हुआ था। यस बच्चों, फिर से सुनो, कवि जेम्स स्टीफन का जन्म जो है 9 फरवरी 1880 में कहां? डबलिन है। यस बच्चों, डबलिन के स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। बताओ स्लम का मतलब क्या होता? गंदी बस्ती। तो जेम्स स्टीफन का जन्म जो है वह डबलिन के गंदी बस्ती में 9 फरवरी 1880 को हुआ था। बताओ आप लोगों को कोई समस्या? फिर से सुनना बच्चों, यानी कवि जेम्स स्टीफन का बार्न, इस बार्न का मतलब होता है जन्म। बोलो बार्न का मतलब क्या होता? जन्म। डबलिन के गंदी बस्ती में 9 फरवरी 1880 को कवि जेम्स स्टीफन का जन्म हुआ था। रेडी हो बच्चों? यस। अब आगे देखो, जेम्स स्टीफन जो है वह अपने लाइफ का मतलब होता जीवन के। यस बेटा, अर्ली का मतलब होता प्रारंभिक। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में जेम्स स्टीफन जो है वह एक स्टेनोग्राफर है। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखना, किताब में दिया है। इन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक काल में कवि जेम्स स्टीफन जो है वह एक स्टेनोग्राफर के रूप में, वर्क का मतलब होता है काम किए थे। यस बच्चों, मेरी बात समझे? इन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में कवि जेम्स स्टीफन जो है वह एक स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य किए थे, अर्थात कार्य करते थे। बढ़ो बेटा आगे। अब देखो आगे, सम का मतलब होता है कुछ है, ईयर्स है। ईयर का मतलब होता वर्ष है। इन कुछ वर्षों तक इन्होंने सर्वड है। सर्वड का मतलब होता है सेवा किया था। यस, शिष्य है, टेंट है। यस बच्चों, क्यू है, रेक्टर है। ब्लैक बोर्ड पे देखना, आपकी किताब में पढ़ा होगा। असिस्टेंट का मतलब होता सहायक। यस, क्यूरेटर का मतलब अध्यक्ष भी होता है, निरीक्षक भी होता है। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, कुछ वर्षों तक इन्होंने डबलिन में, कहां बच्चों? डबलिन है जहां पे इनका जन्म हुआ था। डबलिन में असिस्टेंट है, क्यूरेटर अर्थात सहायक है, निरीक्षक के रूप में भी सेवा कर चुके थे, अर्थात सेवा किए थे। इन्हें कहने का मतलब जेम्स स्टीफन जो थे वे कुछ वर्षों तक है डबलिन में ही असिस्टेंट है, क्यूरेटर यानी सहायक निरीक्षक के रूप में भी सेवा किए थे। बढ़ूं आगे बेटा? यस। अब देखो, जेम्स स्टीफन की डीप का मतलब होता है गहरी। यस बेटा। इंटरेस्ट का मतलब होता रुचि, यानी जेम्स स्टीफन की गहरी रुचि थी किसमें बेटा?
आओ ब्लैक बोर्ड पे देखो, गैलिक है और आर्ट है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, गैलिक आर्ट है, यह आयरलैंड की एर भाषा है, उसी से मिला हुआ शब्द है बच्चों गैलिक है। आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला। यानी जेम्स स्टीफन की गहरी रुचि जो थी वह गैलिक है और कला में थी, जिसे केल्ट भाषा कह करके पुकारा जाता है। तो जेम्स स्टीफन की रुचि जो थी वह गैलिक है और कला में थी। बढ़ू आगे, फिर दिया बच्चों दूसरे नंबर पे लीजेंट है। यस बेटा, लीजेंड्स है। लीजेंड्स का मतलब होता है पौराणिक कथा अर्थात दंत कथाएं। यानी इस जेम्स स्टीफन की रुचि जो थी वह दंत कथाएं अर्थात पौराणिक कथाओं में भी इनकी बहुत अधिक रुचि थी। बढ़ो बच्चों आगे, अब आ जाओ तीसरे नंबर पे आता है लिटरेचर। यस बेटा, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। यस है, तो इस जेम्स स्टीफन की रुचि जो थी वह आयरलैंड अर्थात आयरिश भाषा के साहित्य में भी इनकी रुचि थी। फिर आता बच्चों यहां पे कल्चर है। कल्चर का मतलब होता संस्कृति, यानी वहां के अपने क्षेत्र की संस्कृति में भी जेम्स स्टीफन की रुचि थी। बढ़ो बेटा आगे, अब आ जाओ लास्ट में देखो जेम्स स्टीफन की डाइड है। डाइड का मतलब होता बेटा मृत्यु है। 26 है दिसंबर है, यानी 26 दिसंबर है 1950 को। यस बेटा, क्या कहा मैंने? 26 दिसंबर 1950 को जेम्स स्टीफन की डाइड का मतलब होता मृत्यु हो गई। यस बच्चों, क्या मेरी बात आप समझे हो? फिर से एक बार देख लेना। मैंने यहां पे पढ़ाया बच्चों आप लोगों को अबाउट द पोइट है, यानी कवि के बारे में। पहला कंसेप्ट आपको दिया था कि कवि जेम्स स्टीफन का बार्न का मतलब होता जन्म 9 फरवरी 1880 में डबलिन के गंदी बस्ती में इनका जन्म हुआ था। बताओ आप लोग समझ लिए? जेम्स स्टीफन का जन्म जो है 9 फरवरी 1880 में डबलिन के गंदी बस्ती में हुआ था। बढ़ो बच्चों आगे। यस, अपने लाइफ का मतलब होता जीवन के, अर्ली का मतलब प्रारंभिक काल में। यह एक स्टेनोग्राफर के रूप में, वर्कड का मतलब होता कार्य करना। इन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक काल में जेम्स स्टीफन एक स्टेनोग्राफर के रूप में कार्य करते थे। बढ़ो बेटा आगे। यस, अब आगे देखो, सम का मतलब होता कुछ है, ईयर्स का मतलब होता वर्ष है, कुछ वर्षों तक। सर्वड का मतलब होता सेवा किए थे। असिस्टेंट का मतलब सहायक है। क्यूरेटर का मतलब निरीक्षक है। डबलिन, इन्हें कुछ वर्षों तक डबलिन में ही सहायक है, निरीक्षक के रूप में भी सेवा किए थे। बढ़ो बेटा आगे। यस, इनकी डीप इंटरेस्ट का मतलब होता गहरी रुचि थी। किसमें बेटा? 4 चीजें। गैलिक आर्ट है, गैलिक कला में भी इनकी अत्यधिक रुचि थी। लीजेंड्स का मतलब होता है पौराणिक गाथाएं अर्थात दंत कथाओं में भी इनकी अत्यधिक रुचि थी। लिटरेचर का मतलब होता साहित्य एंड कल्चर का मतलब होता संस्कृति। इन्हें अपने क्षेत्र के साहित्य और संस्कृति में भी इनकी गहरी रुचि थी। अंत में देखना बच्चों,
जेम्स स्टीफन की डाइड का मतलब होता मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1950 को डबलिन में ही इनकी मृत्यु हुई थी। यस बेटा, बोलो है इसमें कोई समस्या? मुझे विश्वास है कि अब आपको यह बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे बताने जा रहा हूं बच्चों कि इस कविता का मेन थीम है, यानी मुख्य विषय वस्तु क्या है। डिक्शनरी नामक कविता का मुख्य सारांश क्या है? यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे देखो। यस बेटा, ब्लैक बोर्ड पे आओ। देखो यहां पे हम लोग हेडिंग डालते हैं द मेन थीम ऑफ द पोएम। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द मेन का मतलब होता है मुख्य, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु या सारांश है, आव का मतलब होता है काके की, द पोइम का मतलब होता है कविता, यानी कविता का मुख्य आसार है या मुख्य विषय वस्तु। तैयार हो बच्चों? एकदम बेहतर तरीके से देखना, क्योंकि इस कविता में जो कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका एक विस्तृत वर्णन जो है मैं आपको इस थीम में समझा रहा हूं कि इस कविता में क्या क्या होगा। इस कविता में कवि जेम्स स्टीफन क्या कहना चाहते हैं। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे इन दिस पोइम सिंगल कमा में कविता का नाम लिख देना बच्चों, जैसे द स्नेयर। यस, अब यहां पे हो गया द पोइट है, सिंगल कमा के अंदर हो जाएगा बच्चों, जैसे यहां पे जेम्स है, फेंस है, वंस है, यस है, वंस टू से दैट। अब देखो क्या करा, इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में नाम क्या है, दिसनेयर। द पोइट का मतलब होता कवि, क्या नाम है, जेम्स है, स्टीफेंस है। वंस का मतलब होता चाहते हैं, टू से का मतलब कहना, दैट का मतलब कि। इन इस कविता में कवि जेम्स स्टीफन कहना चाहते हैं। आओ बच्चों, ही इज वेरी, वेरी का मतलब होता बहुत है, सेंसिटिव है, टू वर्ड्स। यस बेटा, एनिमल्स है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, ही का मतलब होता वह, किसके लिए आया, कवि जेम्स स्टीफन के लिए आया। इज वेरी का मतलब होता बहुत है, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील, टुवर्ड्स का मतलब होता के प्रति, एनिमल्स का मतलब जानवरों, यानी कवि जेम्स स्टीफन जो है जानवरों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है। अर्थात कवि की संवेदना जो है वह जानवरों के प्रति है, यानी कवि की सहानुभूति जो है वह जानवरों के प्रति है। यस बच्चों, आगे, सडनली, सडनली का मतलब होता अचानक या एकाएक। ही का मतलब होता कवि, हियर्स का मतलब होता सुनते हैं।
a pen, a full, a cry, a n, a नी, a मल। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, सडनली का मतलब होता है अचानक या एकाएक, ही का मतलब होता कभी, जेम्स स्टीफन, हियर का मतलब होता सुनते हैं, पेनफुल का मतलब होता दर्द से भरे, क्राई का मतलब होता चीख है, आव है, एन एनिमल का मतलब एक जानवर, अचानक, कभी, जेम्स स्टीफन जो है एक जानवर के दर्द से भरे चीख को सुनते हैं। क्या कहा बच्चों? अचानक है, कभी जेम्स स्टीफन एक जानवर के दर्द से भरे चीख को सुनते हैं। बढ़ो आगे बच्चों। यस, ही का मतलब होता कभी, रिकॉग्नाइजेज का मतलब होता पहचान जाना और वह पहचान जाते हैं। दैट का मतलब होता कि, देयर इज अ रैबिट का मतलब होता खरगोश है। इन अ स्नेयर का मतलब होता जाल। यस बच्चों, ही रिकॉग्नाइजेज है, वे पहचान जाते हैं। दैट का मतलब होता कि, देयर इज अ रैबिट रैबिट का मतलब होता खरगोश है, एक खरगोश है। इन अ स्नेयर का मतलब होता जाल में, यानी जाल में एक खरगोश है, फंसा हुआ है। यानी तुरंत कभी उस दर्द से भरे चीख को सुन करके पहचान जाते हैं कि यह खरगोश है जो जाल में फंसा हुआ है। यस बेटा, आगे देखना। ही का मतलब होता कभी। यस, हियर्स का मतलब होता सुनते हैं। द क्राई का मतलब होता चीख को। अगेन का मतलब होता पुनः। यस बेटा, ही का मतलब होता कभी, हियर्स का मतलब होता सुनते हैं। द क्राई का मतलब उसी दर्द से भरे चीख को। अगेन का मतलब होता पुनः। अब कभी पुनः है, उसी दर्द से भरे चीख को सुनता है। एंड ट्राइज का मतलब होता कोशिश करते हैं। लोकेट का मतलब होता ढूंढने का, खोजने का। एंड ट्राइज टू लोकेट द प्लेस का मतलब होता स्थान, और उस स्थान को वह ढूंढने की कोशिश है या प्रयास है करते हैं। कि फ्रॉम वेयर का मतलब कहां से। यस बच्चों, द क्राई, पेन, इज, मिंग। ब्लैक बोर्ड पे देखो, एंड का मतलब होता कोशिश करते हैं। टू लोकेट का मतलब होता ढूंढने का। द प्लेस का मतलब होता स्थान, और कभी जो है उस स्थान को खोजने की कोशिश या प्रयास करते हैं। कि फ्रॉम वेयर का मतलब होता कहां से। द क्राई ऑफ पेन है, दर्द से भरी चीख है। इज कमिंग का मतलब होता आ रही है। यह दर्द से भरी चीख जो है कहां से आ रही है, इसको खोजने की कभी जेम्स स्टीफन कोशिश है या प्रयास है करते हैं। यस बच्चों, अब आगे करें, देखना ब्लैक बोर्ड पे। फ्रॉम वेयर द क्राई ऑफ पेन इज कमिंग, वह दर्द से भरे चीखने की आवाज कहां से आ रही है। ही इज वांडरिंग का मतलब होता भटकना। ही इज वांडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अर्थात ही इज वांडरिंग का मतलब होता भटक रहे हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस का मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे हैं। बट का मतलब होता परंतु। ही इज अनेबल का मतलब होता असमर्थ है। टू फाइंड का मतलब होता पाने में, या फाइंड आउट का मतलब पता लगाने में।
द प्लेस का मतलब होता स्थान, लेकिन वह उस स्थान का पता लगाने में असमर्थ हैं। वेयर का मतलब होता जहां पे द पांव है, पांव का मतलब होता पंजा, आव है। द रैबिट का मतलब होता खरगोश का, जहां पे खरगोश का पंजा। इज इन द स्नेयर, द स्नेयर का मतलब होता जाल में, यानी जहां पे खरगोश का पंजा। इज इन द स्नेयर अर्थात जहां पे खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है। यस बच्चों, कभी जो है देखो यहां पे बट का मतलब होता परंतु, ही इज अनेबल का मतलब असमर्थ है, टू फाइंड आउट का मतलब पता लगाने में, द प्लेस का मतलब स्थान, लेकिन कभी जो है उस स्थान का पता लगाने में असमर्थ है। वेयर का मतलब होता जहां, द प्ले पांव आओ, द रैपिट है यानी खरगोश का पंजा। इज इन द स्नेयर, जहां पे खरगोश का पंजा जाल में फंसा हुआ है, उस स्थान का पता लगाने में कभी असमर्थ है। यस बच्चों, आगे थस का मतलब होता इस प्रकार, वी कैन से हम ये कह सकते हैं। दैट का मतलब होता कि, द पोइट का मतलब होता कभी, इज वेरी का मतलब होता बहुत है, सेंसिटिव है, टुवर्ड्स एनिमल्स है, यानी कभी जो है वह जानवरों के प्रति बहुत अधिक गंभीर है। आगे द क्राइज है, आव द रैबिट है, यानी उस खरगोश की चीखे। हैब अप है, सेट है, एब्सेंट का मतलब बेचैन कर देती है। हिम का मतलब कभी को, वेरी मच का मतलब होता बहुत अधिक है, यानी उस खरगोश की चीखे जो है वह कभी को बहुत अधिक है, बेचैन कर देती है या कर दी है। यस बच्चों, आओ फिर से ब्लैक बोर्ड पे देखो, यह है आपके इस कविता का मुख्य विषय सार। आओ ब्लैक बोर्ड पे एक बार फिर से देख लो। देखो यहां पे करें, इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में। क्या बेटा? इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में। नाम यहां पे लिखा गया द स्नेयर। यस, द पोइट का मतलब होता है कवि। क्या नाम है बच्चों? जेम्स स्टीफन, यानी कवि जेम्स स्टीफन। वंस का मतलब होता चाहते हैं, टू से का मतलब कहना, यानी कवि जेम्स स्टीफन कहना चाहते हैं। दैट का मतलब होता कि, ही इज वेरी का मतलब होता बहुत है, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील है अर्थात गंभीर है। टुवर्ड्स का मतलब होता के प्रति, एनिमल्स का मतलब जानवरों। पहला सेंटेंस है बच्चों, कवि जो है जानवरों के प्रति बहुत गंभीर है। इन इस कविता में, इस कविता को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि इस कविता में कवि जो है जानवरों के प्रति बहुत अधिक गंभीर है, यह संवेदना से भरे हुए हैं। बढ़ू आगे। यस बेटा। सडनली, सडनली का मतलब होता अचानक। बोलो, सडनली का मतलब अचानक है। ही का मतलब होता कवि, हियर्स का मतलब होता सुनते हैं। अचानक कवि जेम्स स्टीफन सुनते हैं। अब पेनफुल का मतलब होता एक दर्द से भरे, क्राई का मतलब होता चीख है। अचानक कवि एक दर्द से चीखने की आवाज को सुनते हैं। बढ़ो बच्चों आगे। किसका? आव का मतलब होता काके की,
एन एनिमल का मतलब जानवर। अचानक कभी एक जानवर के दर्द से चीखने की आवाज को सुनते हैं। बढ़ो आगे। ही रिकॉग्नाइजेज है, रिकॉग्नाइजेज का मतलब वह पहचान जाते हैं। दैट का मतलब होता कि देर इज अ रैबिट है, रैबिट का मतलब होता खरगोश है, एक खरगोश है। इन अ स्नेयर का मतलब होता जाल में, यानी जाल में एक खरगोश है, अर्थात एक खरगोश है जो जाल में, ट्रैप्ड का मतलब होता फंसा हुआ है। यस बच्चों, एक खरगोश है जो जाल में फंसा हुआ है। बढ़ूंगा आगे। यस बच्चों। ही हियर्स है, हियर्स का मतलब होता वह सुनते हैं। द क्राई, द क्राई का मतलब होता उसी दर्द से भरी चीख को। अगेन का मतलब होता पुनः, यानी कभी जेम्स स्टीफन उसी दर्द से भरे चीख को कभी पुनः या दोबारा सुनते हैं। यस बच्चों, कभी उसी दर्द से भरे चीख को पुनः या दोबारा सुनते हैं। आगे क्या करा? एंड का मतलब होता और है। ट्राइज का मतलब होता कोशिश करते हैं। टू लोकेट है, लोकेट का मतलब होता खोजने का या ढूंढने का। द प्लेस का मतलब होता स्थान, और कभी जो है उस स्थान को खोजने की कोशिश है या प्रयास करते हैं। फ्रॉम वेयर का मतलब होता जहां से। द क्राई आ पेन है, इन उस दर्द से भरी चीख है। कमिंग का मतलब होता आना, वह दर्द से भरी चीखने की आवाज है जहां से आ रही है। कभी उस स्थान का पता करने की कोशिश है या प्रयास करते हैं। बढ़ो बच्चों आगे। यस। अब देखो, ही इज है वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता भटकना, वह भटक रहे हैं। फ्रॉम है प्लेस टू प्लेस है, अर्थात वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहे हैं। क्या कहा बच्चों? कभी जेम्स स्टीफन है एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटक रहे हैं। किसके लिए? उस खरगोश के पास जाकर के उसको उस जाल से बचाने के लिए, उसकी सहायता या मदद करने के लिए। कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटक रहे हैं। बट का मतलब होता परंतु। ही इज अनेबल, अनेबल का मतलब असमर्थ है, लेकिन कभी जो है वह असमर्थ है। टू फाइंड आउट का मतलब पता करने में। द प्लेस का मतलब होता स्थान, लेकिन कभी जो है उस स्थान का पता करने में असमर्थ है, अर्थात कभी जेम्स स्टीफन इस बात का पता करने में असमर्थ है कि वह दर्द से भरी चीख है कहां से आ रही है, अर्थात उस खरगोश का पंजा जो है जाल में कहां पे फंसा हुआ है, उस स्थान का पता करने में कभी असमर्थ है। आगे। वेर का मतलब होता जहां पे। द पांव का मतलब होता पंजा। आप द रैबिट, रैबिट का मतलब खरगोश का। इज इन द स्नेयर, यानी जहां पे खरगोश का पंजा जाल में है। इट मीन्स जाल में फंसा हुआ है। यस बच्चों, लो आगे। थस का मतलब होता इस प्रकार। वी कैन से, हम ये कह सकते हैं। दैट का मतलब होता कि। द पॉइंट का मतलब होता कभी। इज वेरी का मतलब होता बहुत। सेंसिटिव का मतलब गंभीर है। टुवर्ड्स का मतलब होता के प्रति। एनिमल्स का मतलब जानवर, यानी कभी जो है जानवरों के प्रति बहुत अधिक गंभीर है। यानी इस बात से हम ये कह सकते हैं कि कभी की संवेदना जो है
वह जानवरों के अप्रति है। आगे, द क्राइज ऑफ द रैबिट अर्थात बेटा खरगोश की चीखे है। वह अपसेट का मतलब होता बेचैन कर देना, परेशान कर देना। हिम का मतलब होता उसे, किसे, कभी को। वेरी मच का मतलब होता बहुत अधिक है। इन खरगोश की दर्द से भरी चीखे कभी जेम्स स्टीफन को बहुत अधिक है, परेशान है या बेचैन कर देती है। यस, ये बच्चों आपके इस कविता द स्नेयर का मुख्य विषय वस्तु। यही सब कुछ मैं आपको इस कविता के अंदर पढ़ाऊंगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस कवि के बारे में और इस कविता के थीम के बारे में आप बेहतर तरीके से अध्ययन कर लेना। अगर आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के रखना, लिख के भेजना। वैसे मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। आज के लिए इतना पर्याप्त। आगे अगले वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होती है। आज के लिए इतना पर्याप्त। थैंक्स।